आज ये मसला सिर्फ सरकार भर तक नहीं रह गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है कि ये किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। 75 साल का सफर तय किया, क्या अब उल्टा चलना पड़ेगा? रूबिका जी, सवाल हमसे है जी। जी रूबिका जी, यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है और सरकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी जारी किए हैं। सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, सवाल जो पूछे जा रहे हैं और जो आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी नोटिस करके जवाब मांगा है सरकार से और यूजीसी से, तो सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि जवाब वो क्या देंगे। और जहां तक शोषण का सवाल है, जहां तक कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में शोषण का सवाल है, ये तो एक सच्चाई है। नहीं, पर जातिगत भेदभाव तो इस देश के समाज की सच्चाई है। आपका कहना एकदम सही है, इसमें इस बार आप गलत नहीं हैं कि रूबिका जी सवाल हमसे काहे पूछ रही हैं आप? सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। अब बीजेपी से कोई ये तो पूछे कि वो अपने प्रवक्ता काहे नहीं भेज रहे हैं, भेजे ना, इस मसले पर बातचीत करेंगे हम आमने सामने बैठकर। आपसे सवाल इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इस मसले पर ना तो हाँ कहा ना कहा, और अगर हाँ कहा है तो फिर बता दीजिए। आप कह रहे थे कि सरकार ने ये जो फैसला किया है नए नियम लाकर, वो बहुत शानदार फैसला है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं भैया, ये तो भेदभाव की परिभाषा साफ तौर पर दिखाई दे रही है यहाँ पर। नहीं, हमने सरकार के किसी भी काम को आज तक शानदार नहीं कहा, क्योंकि यह सरकार घृणा, नफरत और भेदभाव पैदा करने वाली सरकार है और पिछले 15 साल में कई सारे ऐसे तो ये घृणा पैदा कर रही थी ना इस वाले यूसीसी के नए नियम से? क्या बोल रहे हैं? ये यूसीसी के नए नियम लाकर घृणा पैदा कर रही थी? नहीं, अब घृणा पैदा करने का इतिहास ही रहा है, इनका जन्म ही इतिहास रहा है, उस पर मैं बात नहीं जाऊंगी। पर ये जो नियम लाए गए हैं, ये घृणा पैदा करने वाले थे कि घृणा को हटाने वाले थे? नहीं, उद्देश्य देखिए, उद्देश्य जिस पृष्ठभूमि में आई है उसको पहले आपको समझना जरूरी है। 2012 से जो कानून थे, उस कानून के आलोक में यह देखा गया कि 118% की वृद्धि हुई शोषण की। अब शोषण की जब वृद्धि होती है किसी कानून के उपलक्ष्य में, तो जाहिर है कि उसमें कमेटी बनी है, उसने रिपोर्ट दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे यूजीसी ने कोई नियम बनाए। इसमें कमियां क्या है और खूबियां क्या है? कमियां तो ये समाज, ये जितने भी परिसर है, चाहे कॉलेज के परिसर हो, चाहे विश्वविद्यालय के परिसर हो, पृष्ठभूमि भी समझ जाऊंगी प्रोफेसर साहब। आप मुझे चैप्टर बाय चैप्टर पृष्ठभूमि भी समझा दीजिएगा। पहले ये बताइए कि ये जो नए नियम थे, ये घृणा को खत्म करने के लिए लाए गए थे कि घृणा बढ़ाने के लिए लाए गए थे? नहीं, इंटेंट तो शोषण को खत्म करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। किसका शोषण? जो इंटेंट है इस कानून का, वो शोषण को समाप्त करने के लिए है। किसका शोषण? कोई दो राय नहीं है। किसका शोषण? एक बार पूछे चाहे अनेक बार पूछे, जवाब किसका शोषण मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, शोषण का कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है कि दो ही तरह के शोषण भारतीय समाज में है। एक जिसका कारण है हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज, जिसमें SC ST आते हैं। दूसरा है सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर पिछड़ेपन। ये दोनों संवैधानिक है। सवाल तो यह भी बनता है कि संविधान में लिखे जाने के बावजूद भी ओबीसी के जो हिस्सेदारी है वो 40 साल लग गए। तमाम तरह के संस्थाएं इस देश में है, उसके बावजूद भी बरसों पहले जो कुछ होता था, बरसों पहले जिस शोषण को आज आप यहाँ पर रख रहे हैं 2025 में, अगर वैसा ही शोषण जो पहले कभी किया करते थे उनके साथ होने लगे, तो आप क्या मानेंगे कि इंसाफ हो रहा है, या फिर आप इसे नाइंसाफी मानेंगे? रूबिका जी, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो खुद शोषण से पीड़ित है सदियों से, वो किसी का शोषण क्यों करना चाहेगा? जब हम शोषण से पीड़ित हैं, हमको मालूम है कि उसका दंश और दर्द क्या है, तो हम किसी का शोषण क्यों करेंगे? ये तो बिल्कुल ही उल्टा सवाल है। नवल किशोर जी, बस ऐसे ही रुके रहिएगा। नहीं, ये बहुत नहीं, आप ये आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हम सब कहीं किसी जन्नत में पहुंच गए हैं और कह देने भर से ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रही हूं, महज 2 एग्जाम्पल, उसी से आप समझ जाइएगा। और पढ़ के बता रही हूं, SC ST एक्ट आने के बाद क्या हुआ था। 2023 पूजा रावत नाम की एक महिला केस दर्ज करती है। बहुत इंटरेस्टिंग ये केस। प्रोफेसर साहब, सुना आपने पूजा रावत के बारे में? बहुत इंटरेस्टिंग केस। पूजा रावत आरोप लगाती है विपिन यादव पर, एक जाति, दूसरी मोहम्मद तासुक पर, तीसरा भागीरथ पंडित पर। ठीक है, 3 लोग आ गए।
एक और यादव जुड़ते हैं, रामगोपाल यादव, और आरोप क्या लगाती है मैडम कि मारपीट हुई है, छेड़छाड़ हुई है, जाति सूचक इन पर गालियां बरसाई गई है। इस शिकायत पर पुलिस धारा 406 लगाती है, 354 लगाती है, 504 लगाती है, धारा खत्म ही नहीं हो रही है, 506 लगाती है, धारा 325 SC/ST एक्ट भी लगाई जाती है। सुनवाई के दौरान जब पीड़िता खुद अदालत में पेश होती है तो चौंकाने वाला खुलासा करती है नवल भाई, और कहती है कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। अधिवक्ता परमानंद गुप्ता ने मेरे दस्तावेज देकर उनका दुरुपयोग करते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया, और अब उस शख्स के खिलाफ बकायदा कानून ने अपना काम किया, डंडा चलाया। NCIB हेडक्वार्टर के पोस्ट से उसको ट्वीट भी किया गया है। फिर एक और बताती हूं आपको, विकास कुमार नाम के शख्स ने 29 जून 2019 को थाना PGI में प्राथमिकी दर्ज करवाई। आरोप लगाया उसकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ओम शंकर यादव, अरुण कुमार, नीतू यादव, अखिलेश पाल जाति सूचक गालियां देते हैं, जमीन से भगा देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। परिवार की जमीन पर बैंक से कर्ज लिया गया था विकास कुमार ने। कर्ज ना चुकाने की स्थिति में बैंक ने उस जमीन की नीलामी कर दी। नीलामी में ओम शंकर यादव के भांजे कमलेश ने जमीन खरीदी। इस जमीन विवाद के चलते बाद में कमलेश की हत्या की गई, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उस मुकदमे में ओम शंकर यादव पैरवी कर रहा था। उस पैरवी से रोकने और दबाव बनाने के उद्देश्य से दोषी ने SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, यह भी साबित हो गया। अब आप क्या, ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल दे रही हूं सर, ऐसे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो दुरुपयोग तो कोई भी कभी भी कर सकता है ना प्रोफेसर। तो रुबिका जी थोड़ा और भी उदाहरण दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितनी कड़ी टिप्पणी की है कि जो संस्थाएं हैं उसका भी दुरुपयोग होते हैं, इसी सरकार के द्वारा किए गए हैं। जो आरोप लगाया गया है विपक्षी नेताओं पे, लगभग 97% फर्जी निकले हैं। देखिए ये सब तो जितना भी आप कानून बनाइएगा उस कानून के इधर भी कुछ काम होंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे प्रोफेसर साहब, अभी आपने पहली लाइन क्या बोली थी? आप ये मानकर चल रहे थे कि जो उत्पीड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, वो कभी किसी को ऑप्रेस कर ही नहीं सकता, ये मानकर चल रहे थे आप? यूनिवर्सल ट्रूथ मान रहे थे आप इसको? मैंने आपको अभी गलत साबित कर लिया 2 केसेस पढ़कर। नहीं, इसमें आपने देखिए, इसमें आप हमें गलत साबित करना चाहते हैं। मैं आपको गलत साबित नहीं कर रही हूं, मैं आपकी सोच को गलत साबित कर रही हूं कि चूंकि एक पीड़ित वर्ग बरसों से चला आ रहा है तो वो किसी और पर किसी गंदे उद्देश्य के साथ कोई ऐसा केस दर्ज नहीं करवा सकता। मैं बहुत क्लियर हूं सर, मैं सबकी इज्जत करती हूं, सबकी। इस देश में कोई छोटा नहीं है, हर बाशिंदे को वोट का अधिकार है, चाहे वो CM हो, PM हो कि प्रेसिडेंट हो, चाहे वो नवल किशोर हो कि रूबिका लियाकत हो, आनंद रंगनाथन। बस यही तो बात है ना, सबको समान हक दिया जाएगा, पीरियड। रूबिका जी 10 सेकंड और 10 सेकंड। हाँ ठीक है, ले लीजिए 10 सेकंड। देखिए रूबिका जी, सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता में डिफरेंस है। सामाजिक सत्ता का आधार कुछ और होता है, राजनीतिक सत्ता का आधार डेमोक्रेटिक होता है। जो राजनीतिक रूप से सत्ताधारी लोग हैं वो कुछ भी बोलेंगे तो उनका प्रभाव इसलिए होगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन हर संस्थाओं पे है। आपने देखा होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो एंटी मंडल एजुटेशन हुआ, जो संविधान संगत तो था, एंटी मंडल एजुटेशन हुआ। एक बार एक IAS, IPS, IRS बन जाता है तो फिर उसमें कोई पिछड़ा, दलित, अगड़ा, पिछड़ा नहीं रह जाता है। प्लीज सर उसमें मत जाइए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। नहीं, वो आप उसमें मत जाइए सर। एक बार आप उस पंक्ति में आ गए जहां बराबरी मिलती है, फिर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, बात खत्म हो जानी चाहिए वहां पर। नहीं, मेरा डिबेट ये नहीं है सर, मेरा डिबेट ये है कि मेरा डिबेट बहुत सिंपल है सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूबिका लियाकत की कोई हैसियत औकात नहीं है कुछ कहने की सर इस मसले पर। देखिए बात ना रूबिका की है ना नवल की है, बात है संस्थाओं की, बात है न्याय की। मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ।